शुरुआत एक घोषणा से करें। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। यहाँ मंच पर उपस्थित भाई किशोर गजभवे जी, मेरे पुराने मित्र, दलित आंदोलन के जमीन पे काम करने वाले मेरे मित्र साथी विराज बोंगाड़े जी, इस आंदोलन के तमाम जो संयोजक हैं, डॉक्टर धनराज डाहाट जी, डॉक्टर सरोज अगलावे जी, तक्षशिला वाघमारे जी, पुष्पा बौद्ध, सुधीर वासे, राजेश गजघाटे जी, राहुल पर्लुकर, छाया खोबरागड़े, सुगंधा खांडेकर जी, डॉक्टर अशोक उर्कुड़े जी, ओम प्रकाश काकड़े जी, जनार्दन मून जी, अब्दुल पाशा साहब, ज्योति आवर्त जी और उज्ज्वला गरवीर जी, आप सबको सबसे पहले तो मैं इस बात का धन्यवाद देना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने पिछले 86 दिन से यहां पे अनवरत जो सिलसिला चलाए रखा है, बाबा साहब के स्मारक को पुनर्स्थापित करने के लिए। इस तरह के आंदोलन हैं, इस तरह के संघर्ष हैं जो इतिहास में कभी दर्ज होते हैं। मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि इस संघर्ष का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं। यह संघर्ष जिस तरह से दिल्ली में और देश के अन्य इलाकों में अलग अलग जगह शाहीन बाग बने थे। शाहीन बाग दिल्ली की एक कॉलोनी का नाम है, लेकिन वहां बैठ के जब महिलाओं ने संघर्ष करना शुरू किया और बाकी सब जगह भी महिलाओं ने वैसे ही संघर्ष करने शुरू किए, तो लोगों ने उन सब जगह को शाहीन बाग कहना शुरू कर दिया। लखनऊ का शाहीन बाग, कलकत्ता का शाहीन बाग, इलाहाबाद का शाहीन बाग, यहां महाराष्ट्र में भी कई जगह पे चले थे। वैसे ही मेरी उम्मीद है कि हमारा जो संघर्ष है, ये अमराझरी बताते हैं इसे, अंबाझरी, ये अंबाझरी में चल रहा हमारा संघर्ष भी एक ऐसा ही सामाजिक न्याय का प्रतीक बनेगा और लोग कहेंगे ये मुंबई वाला अंबाझरी है, ये दिल्ली वाला अंबाझरी है, ये चेन्नई वाला अंबाझरी है। ऐसा आपका संघर्ष बनेगा, ऐसी मेरी आशा है। मैं अपनी बात हिंदी में रख रहा हूं, लेकिन समझ आ रही है मुझे लगता है। नागपुर में तो ज्यादा अच्छी समझ आ जाती है। वैसे भी मैं कहता हूं हिंदी और मराठी तो बहनें हैं, तो हिंदी मेरी माँ तो मराठी मेरी मौसी, तो इसलिए चल जाएगा आपस में एक दूसरे से बातचीत। मुझे बेहद खुशी है जब किशोर भाई ने मुझे फोन किया, कहा कि आपको आना है, तो मैंने आपको ये कहा कि 14 तारीख को बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है, लेकिन अगर आप संघर्ष कर रहे हैं बाबा साहब के स्वाभिमान के लिए, बाबा साहब के प्रतीक के लिए, उनके मेमोरियल के लिए, तो मेरे लिए अंबेडकर जयंती 15 तारीख की है। मैं अपने महाराष्ट्र के साथियों को बहुत कहता हूं, क्योंकि आपके महाराष्ट्र में व्याख्यान की बड़ी परंपरा है, तो पिछले 25-30 वर्ष में मैंने महाराष्ट्र के 25-30 शहरों में व्याख्यान दिए होंगे। और 2-3 वर्ष पहले मैंने कहा
अब मैं महाराष्ट्र में किसी व्याख्यान देने के लिए नहीं आऊंगा। ये आप हॉल में अच्छा सा व्याख्यान कर लेते हो और वो आंदोलन का विकल्प बन जाता है कि आंदोलन नहीं करेंगे, व्याख्यान करवा लेंगे। तो मैंने कहा कि अब व्याख्यान में नहीं आऊंगा, आप धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, मोर्चा निकालेंगे, सड़क पे आएंगे तो मैं आऊंगा। तो इसलिए आपने सड़क पे आज ये आयोजित किया है, मुझे बेहद खुशी है। वैसे भी मैं मानता हूं कि इस देश में संसद बहुत बड़ी है, लेकिन संसद से ज्यादा ऊंची है सड़क। सड़क इस देश में है जहां से इस देश को बदलाव के सब काम हुए हैं। जो संसद में है बहुत बड़े लोग हैं, खासदार हैं, लेकिन उन खासदारों वाली संसद से ऊंची सड़क है जहां हम सब बैठते हैं, जहां धरना होता है, जहां प्रदर्शन होता है, जहां लोगों का जमीन का संघर्ष ऊपर जाता है। आपने वो काम किया, उसके लिए आपका विशेष धन्यवाद करता हूं। आजकल इस देश में नागपुर का नाम बहुत बदनाम है। अखबार वगैरह में हेडिंग लगते हैं, नागपुर से हुक्म आया है, नागपुर से विचार आया है, नागपुर की ऐसी सोच है। वो किसी संस्था का नाम भी नहीं लेते, बस नागपुर लिख देते हैं। तो सबके मन में हो गया है नागपुर बराबर है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और संघ की जो विचारधारा है, सांप्रदायिकता की जो विचारधारा है, इस देश को तोड़ने की जो विचारधारा है, इस संविधान को नष्ट करने की जो विचारधारा है, उसका नाम नागपुर हो गया है। इसलिए जब मुझसे कोई पूछता है, अभी एयरपोर्ट से आ रहे थे तो साथी ने पूछा कि आपके नागपुर के बारे में क्या विचार है। मैंने कहा कि दिल्ली के पत्रकारों के लिए नागपुर का मतलब है सांप्रदायिकता, मेरे लिए नागपुर का मतलब है दीक्षा भूमि। मेरे लिए नागपुर का मतलब है सामाजिक न्याय। मेरे लिए नागपुर एक अलग तरह का तीर्थ स्थान है। और उस तीर्थ स्थान पे आज हम बैठ के उन मूल्यों की रक्षा के लिए खड़े हुए हैं, जो मूल्य इस देश को बचाने के मूल्य हैं, इस देश की बुनियाद के मूल्य हैं। इसलिए मैं आपको एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं। ये नागपुर जो दीक्षा भूमि का तीर्थ है, ये नागपुर जो सामाजिक न्याय का प्रतीक है, ये नागपुर जो बाबा साहेब की पावन धरती है, उसका नाम बदनाम करके उसको उन लोगों के हाथ में दे देना जिन लोगों ने अपने हेडक्वार्टर पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया था। ये बात याद रखने की है। 50 वर्ष तक आरएसएस ने अपने हेडक्वार्टर पे भारत का तिरंगा ध्वज नहीं फहराया था। जब पूछते हैं तो कहते हैं नहीं नहीं, उन दिनों परमिशन नहीं थी आपको। झूठ बात है, परमिशन थी। व्यक्तिगत घर में लगाने की परमिशन नहीं थी, संस्थान पे परमिशन थी, पर उसे भी छोड़ दीजिए। मैं कहता हूं चलिए आपको परमिशन, 15 अगस्त और 26 जनवरी को तो सबको परमिशन थी, तब आपने क्यों नहीं लगाया? चलिए उसको भी छोड़ दीजिए। जब किसी ने जाके लगाया, जब यहां पे तिरंगा झंडा लेके गए, आरएसएस के दफ्तर के ऊपर लगाया, तब आरएसएस ने क्या किया? आरएसएस कह सकती थी चलिए हमसे 50 साल पहले भूल हो गई, हमें याद नहीं रहा, आपने लगा दिया, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आपका। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने एफआईआर करवाया, पुलिस में रिपोर्ट की कि इन लोगों ने आके हमारे दफ्तर पे, हमारे कार्यालय के ऊपर भारत का तिरंगा झंडा लगा दिया है। ये इन्होंने एफआईआर करवाया था। ये वो लोग हैं जो आज राष्ट्रीयता की बात करते हैं, आज भारत के सम्मान की बात करते हैं, जिन लोगों ने भारत के ध्वज को कभी इस्तेमाल नहीं किया।
इसलिए आज जब इन्हें भारत की राष्ट्रीयता पे कब्जा करना है, ये केवल भूखंड माफिया का सवाल नहीं है, ये केवल एक इमारत को ध्वस्त करने का मामला नहीं है, ये स्मृति को ध्वस्त करने का मामला है, ये हमारी विरासत को ध्वस्त करने का मामला है, ये हमारे प्रतीकों पे कब्जा करने का मामला है। अभी मैं गया यहां देखने, मैं चाहता हूं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी आए, इसको देखें। ये स्मारक जो बना था, कोई मिट्टी की बिल्डिंग तो थी नहीं, कंक्रीट की बिल्डिंग थी। इसमें स्टील के सरिये लगे हुए थे। आप मुझे बताइए, और सरकार कहती है ये कंक्रीट की बिल्डिंग, स्टील के सरिये वाली बिल्डिंग अचानक 8 अगस्त 2021 को हवा और पानी से गिर गई। अब दुनिया में मुझे कहीं दिखा दीजिए, दुनिया की कोई बिल्डिंग दिखा दीजिए जो हवा और पानी से इस तरह से गिरती हो। 500 साल तक नहीं गिरती, और अगर गिरती है तो इस तरह से टुकड़े टुकड़े होके नहीं गिरती है। मैं चाहता हूं जो आपने मुझे अपनी आंख से दिखाया, वो इस प्रदेश के, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी भी आके देख लें। मैं चाहता हूं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री जी को समय ना रहा हो, वैसे भी यहां तो सुनते हो उप मुख्यमंत्री का राज है, तो उप मुख्यमंत्री का घर भी है यहां, तो उप मुख्यमंत्री आके देख लें। मैं चाहता हूं उप मुख्यमंत्री यहां आके कह दें कि ये जिस बिल्डिंग पे मैं खड़ा हूं, जिस खंडहर के ऊपर मैं खड़ा हूं, ये पानी और हवा से गिर गया है। बस इतना बोल दें, ये पर्याप्त होगा, बाकी सब महाराष्ट्र देख लेगा। वो आके बोल तो दे कि ये पानी और हवा से गिरी है ये बिल्डिंग। सच बात क्या है? सच बात यह है कि वहां निशान है, 3 निशान है। निशान किसके हैं? बुलडोजर के निशान है। ये बिल्डिंग बुलडोजर के बिना गिरी नहीं सकती, लेकिन ये बुलडोजर आज इस देश में एक प्रतीक है। बुलडोजर सिर्फ मशीन का नाम नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो छाती ठोक के कहते हैं हम बुलडोजर राज चलाते हैं। आज बुलडोजर इस देश में प्रतीक है। इस देश के बहुजन समाज के विरुद्ध, इस देश के अल्पसंख्यक समाज के विरुद्ध, इस देश के हाशिए पे रहने वाले हर समाज के घर को, संपत्ति को, उनके मान सम्मान को नष्ट करने का प्रतीक है बुलडोजर। इसलिए ये जो बुलडोजर हमारे अंबेडकर स्मारक पे चला है, ये केवल एक बिल्डिंग पर चली हुई एक मशीन नहीं है, ये एक बिल्डिंग नहीं है, ये प्रतीक है, स्मारक है। बुलडोजर एक मशीन नहीं है, वो एक सत्ता का प्रतीक है। सत्ता का एक जो इस देश में स्टाइल बन गया है, सत्ता का नया मॉडल बन गया है, उसका प्रतीक है बुलडोजर। और इस बिल्डिंग पे कब्जा करना केवल भूमाफिया और पैसे का मामला नहीं, वो तो है, भूमाफिया का मामला है, पैसे का मामला है, लेकिन उससे भी ज्यादा ये स्मृति को नष्ट करने का, संस्कृति को नष्ट करने का, मान सम्मान को समाप्त करने का मामला है। और इसलिए इसके विरुद्ध संघर्ष करना होगा। आरएसएस से एक बात सीखनी चाहिए, कई बातें विरोधियों से सीखनी चाहिए। उन्होंने कहा था ना, मंदिर वही बनाएंगे, वो था ना, कुछ वैसा ही नारा हमें भी बनाना चाहिए कि ये स्मृति, ये जो है स्मारक यही बनाएंगे,
और तुम्हारा बनाया हुआ नहीं लेंगे, किसी बिल्डर का बनाया हुआ नहीं लेंगे, क्योंकि अब ये चलेगा। जब आपका आंदोलन ऊपर उठेगा तो वो कहेंगे ठीक है इस बिल्डिंग को हम बना देते हैं। अब कहेंगे जैसी बिल्डिंग थी उससे ज्यादा अच्छा बना देंगे। अब कहेंगे हम मार्बल लगा देंगे, ग्रेनाइट लगा देंगे, सुंदर बिल्डिंग बना देंगे। वो हमें नहीं चाहिए। ये हमारी स्मृति है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा स्मारक है। वही बनाएंगे और हम ही बनाएंगे। और जैसे इस देश में नई सत्ता का जब उभार हुआ था आज से 25-30 साल पहले, तो इसी नारे के साथ हुआ था, मंदिर वहीं बनाएंगे। बस उसके बाद चलता गया चलता गया चलता गया। मेरी उम्मीद है कि इस देश में आज जो बड़ी चुनौती है उसका मुकाबला करने की शुरुआत भी हमारे इसी नारे से हो। क्योंकि आज जो चुनौती हमारे सामने है वो चुनौती केवल एक स्थान की नहीं है, चुनौती एक भवन की नहीं है, चुनौती केवल एक सत्ता की नहीं। आज इस देश में बाबा साहेब के संविधान के पन्ने फाड़े जा रहे हैं। हर रोज एक नया पन्ना फाड़ दिया जाता है। मैंने बुलडोजर राज की बात की। क्या है बुलडोजर राज? ये है कि अगर हमारी बहन यहां बैठी हुई है, अगर आज आपके विरुद्ध सरकार ने मन बना लिया कि अच्छा स्मारक वाले प्रोटेस्ट में गई थी, तो इनको शाम को कहा जाएगा कि आपके घर के ऊपर बिल्डोजर चलेगा। अब ये कहेंगी मेरा घर तो प्रॉपर है, मेरा घर तो म्युनिसिपैलिटी का अप्रूव्ड है, मेरे पास तो रसीद है, मैं तो हर साल हाउस टैक्स देती हूं। वो कहेंगे अच्छा इसको तुम कोर्ट में दिखा लेना, कल सुबह तुम्हारे घर पे बुलडोजर चलेगा। और फिर उसके बाद टीवी वाले आएंगे दिल्ली के, ये सब टीवी वाले कहेंगे अरे बुलडोजर चलेगा बुलडोजर चलेगा। जैसे लार लपक रही हो, किसी का घर टूट रहा है, किसी ने पूरा एक जीवन लगा के इंसान एक घर बनाता है, उसके ऊपर बुलडोजर चलता है। और ये टीवी वाले गिद्ध, गिद्ध को क्या बोलते हैं आप मराठी में, जो वल्चर्स होते हैं, गिदाड़, 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 अच्छा गिदाड़, हाँ उसे हम हिंदी में गिद्ध बोलते हैं। ये सब टीवी वाले गिदाड़ हैं। किसी का घर पूरा जीवन मेहनत करके किसी ने अपना एक घर बनाया है, उस पे बुलडोजर चला रहे हैं और ये सारे गिद्ध गिदाड़ वहां बैठ के टीवी पे दिखाते हैं। आप सोचिए ये हो रहा है, इसे कहते हैं बुलडोजर राज। और अफसोस इस देश में न्यायपालिका की, इस देश की जुडिशरी की किसी की हिम्मत नहीं होती है कहने की कि तुम क्या कर रहे हो, कैसे कर सकते हो। और उसके बाद जब कोर्ट में मामला जाता है तो अपने रजिस्टर कागज बदल के कहते हैं हमने तो इन्हें 6 महीने पहले नोटिस दिया, और कोर्ट बैठा हुआ यूं सर हिलाता है उसके ऊपर। अब बताइए, यह संविधान का पन्ना फाड़ना नहीं हुआ तो क्या है? यही होता है, संविधान को समाप्त करने का यही मतलब है। बाबा साहेब ने जो संविधान हमें दिया था उसमें था, अंग्रेजी में कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। आपके विरुद्ध तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती जब तक कानून सम्मत प्रक्रिया से उसके बारे में निर्णय ना हो जाए। बुलडोजर का मतलब है रूल ऑफ लॉ को बाजू में कूड़ेदान में डाल दिया, और अगर रूल ऑफ लॉ कूड़ेदान में चला गया इसका मतलब है संविधान का एक पन्ना फाड़ के आपने कूड़ेदान में डाल दिया। आज ये हो रहा है इस देश में। आज इस देश में तमाम लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डाला जा रहा है जिनका कोई दोष नहीं है। 5 दिन पहले तेलंगाना में बीजेपी का एक एमएलए रह चुका है, वो इस तरह की बातें स्टेज से बोल रहा है
मुसलमानों को मार दो, ये कर दो, वो कर दो, ये सब बातें स्टेज से बोल रहा है। किसी की हिम्मत नहीं उसको पकड़ ले। और जिस एक व्यक्ति ने ये कहा कि ये आदमी गलत बात बोल रहा है, उसको पकड़ के जेल में कर दिया। आप बताइए क्या हो रहा है? बाबा साहेब के पोते आनंद तेलतुंबड़े साहब, आनंद तेलतुंबड़े इस देश के सबसे प्रखर चिंतकों में से एक है। किसी एक समाज के चिंतक नहीं है। ये हम लोगों की गलत आदत हो जाती है कि हम महात्मा गांधी को बनिया लीडर नहीं बोलते, वो थे भी नहीं। जवाहरलाल नेहरू को पंडित लीडर नहीं बोलते, लेकिन बाबा साहब को दलित लीडर बोल देते हैं। आनंद तेलतुंबड़े को दलित बौद्धिक बोल देते हैं। आनंद तेलतुंबड़े जैसे लोग इस समय इस देश की धरोहर है, इस देश के सबसे प्रमुख चिंतकों में से एक है। उस व्यक्ति को 2 वर्ष तक जेल में रखा। क्या दोष था? किसी को पता नहीं। क्या प्रमाण है? कोई प्रमाण नहीं है। किस अदालत ने फैसला दिया? अदालत में तो पहुंचा ही नहीं मामला अभी। क्यों 2 साल जेल में रहा? कोई कारण नहीं है। बस दिल्ली में किसी का मन आया कि आनंद तेलतुंबड़े को उठा के जेल में कर दो, जेल में हो गया। उमर खालिद अब 3 साल से जेल में है। मुकदमा शुरू नहीं हुआ है और मुकदमा शुरू होगा भी नहीं, क्योंकि मुकदमे में कुछ है ही नहीं। सारा खेल ये है कि मुकदमा शुरू मत करो, बस जेल में रखो और मुकदमा टालते जाओ, टालते जाओ, टालते जाओ। 7, 8, 9 साल बीत जाएंगे, उसके बाद मुकदमा होगा। मुकदमे में जज कहेगा इसमें तो कुछ है नहीं। 9 साल की सजा काटने के बाद बिना अपराध के वो व्यक्ति बाहर आ जाए। ये कानून है। क्या बाबा साहेब के संविधान ने ये कानून की प्रक्रिया बनाई थी? आज खुल के इस देश में ये हो रहा है, हर जगह हो रहा है, हर सड़क पे हो रहा है। खुल के आपको ध्यान है, दिल्ली में 2 साल पहले जिसे कहते हैं दंगे हुए थे, जब 2021 में यहां पे ये हुआ, 2020 में दिल्ली में दंगे हुए थे। उस दंगे के समय बीजेपी के लीडर, एक है कपिल मिश्रा करके नाम है उनका, वो खुल के सड़क पे आके दंगे से पहले कह रहा है मैं पुलिस को वार्निंग देता हूं, यहां पे ये करो नहीं तो ये हो जाएगा। इस सब शब्द में बोलना नहीं चाहता, यार खुल के बोल रहा है। इस समय जो केंद्रीय मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के जो मंत्री हैं, वो वहां मंच से बोलते हैं, जैसे मैंने यहां जय 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 भीम का वो नारे देते थे, गोली मारो सालों को, ये सब बोल रहे हैं। मंत्री लोग कह रहे हैं, उन पे कोई कार्रवाई? कुछ कार्रवाई नहीं। जब कोर्ट में लेके गए, जज को सुनाया कि देखो ये तो मंत्री ये बात कह रहा है, तो जज साहब कहते हैं लेकिन देखिए कहते वक्त मुस्कुराहट है उनके चेहरे पे। कोर्ट में बात हो रही है, मैं नहीं कह रहा। आज यहां और उमर खालिद जिसने कुछ नहीं कहा, जिसने अपने भाषण में केवल महात्मा गांधी और बाबा साहेब का नाम लिया, वो 3 साल से जेल में है, कोई अपराध नहीं। धर्म संसद हो रही है, मैं तो कहता हूं इससे बड़ा अधर्म तो हो नहीं सकता जो हो रहा है। अलग अलग जगह पे धर्म संसद होती है। धर्म संसद में आजकल यह है कि जो गेरुआ कपड़ा पहन ले वो अपने आप को हिंदू नेता कहना शुरू कर देता है, वो स्वामी बन जाता है, ठग 1 नंबर के सारे। ये ठग अपने आप को कपड़े पहन के और फिर वहां पे भाषण देते हैं। भाषण ये कि इतने हाथ में तलवार ले लो, मुसलमानों का ये कर दो, वो कर दो, ये सब बातें मंच पे बोलते हैं। कोई इनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं, कोई इनके विरुद्ध एफआईआर नहीं, कोई इनके खिलाफ एक्शन नहीं, और ये जेल में नहीं, सब बाहर घूम रहे हैं।
मैं ये सब मिसाल आपको इसलिए दे रहा हूं कि इस वक्त देश में संविधान को तार तार किया जा रहा है, संविधान को समाप्त किया जा रहा है, संविधान के जो न्यूनतम अधिकार थे वो खत्म किए जा रहे हैं। एक वर्ग के लिए सामने से और दूसरे वर्ग के लिए पीछे से। सामने से जिनके अधिकार समाप्त किए जा रहे हैं वो अल्पसंख्यक है, मुसलमान है। उनको टारगेट करके सामने से उनको 2 नंबर का सिटीजन बनाने का काम चल रहा है। लेकिन इस देश का जो समस्त बहुजन समाज है उसको पिछले दरवाजे से उसके लिए रास्ते बंद किए जा रहे हैं। चाहे आरक्षण का सवाल हो, चाहे अन्य कानूनों का प्रश्न हो, इस देश के समस्त बहुजन समाज के विरुद्ध षड्यंत्र हो रहा है ऊपर से। और ये वापस इस देश में चतुर्वर्ण व्यवस्था को लाने की साजिश चल रही है। अक्सर लोग कहते हैं ये सरकार सांप्रदायिक है। सांप्रदायिक तो है, लेकिन उससे भी ज्यादा ये मनुवादी सरकार है। ये चतुर्वर्ण व्यवस्था को वापस बैकडोर से लाने के लिए प्रयास करता हुआ काम। और दुख की बात यह है कि वो सब करने में आज उसी बहुजन समाज को उसका एक वाहक बनाया जा रहा है। उसी के कंधे पे चढ़ के, उसी के कंधे के ऊपर बैठ के ये बहुजन समाज को नष्ट करने का प्रयास हो रहा है। आज केवल एक व्यक्ति पे हमला नहीं है, आज संविधान पे हमला है, आज हमारे देश के लोकतंत्र पे हमला है, आज हमारे गणतंत्र पे हमला है। ये गणतंत्र शब्द का हम इस्तेमाल कम करते हैं। बाबा साहेब ने इस संविधान में सुनिश्चित किया था लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों का इस्तेमाल हो। आज इस गणतंत्र की बुनियाद को खत्म किया जा रहा है और उस गणतंत्र की बुनियाद को यदि बचाना है तो हम सबको मिलकर बचाना होगा। और ये जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, ये लड़ाई केवल एक भवन बचाने की लड़ाई नहीं है। जैसे बीजेपी जब अयोध्या में राम मंदिर बनाने की लड़ाई का लड़ रही थी, आरएसएस जब वो आंदोलन चला रही थी, तो उन्हें पता था ये मंदिर की लड़ाई नहीं है। उस मंदिर में किसी की आस्था नहीं थी, किसी को पता नहीं था। खुद आरएसएस ने अपने डॉक्यूमेंट जब निकाले थे 20 साल पहले, तो उन्होंने इसका जिक्र भी नहीं किया था। उन्हें पता था अयोध्या में मंदिर बनाने की लड़ाई नहीं है, वो इस देश को बदलने की लड़ाई है अपने रंग में। इसी तरह से ये जो हम बाबा साहेब के स्मारक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ये केवल एक भवन बनाने का संघर्ष नहीं है, ये केवल एक बिल्डिंग का संघर्ष नहीं है, ये एक अलग विचार का संघर्ष है, अलग स्मृति का संघर्ष है। और मुझे विश्वास है कि इस संघर्ष को जो हमने यहां से शुरू किया है, संघर्ष आगे बढ़ेगा। कल सुनते हैं यहां पे महाविकास अघाड़ी की कोई सभा है, तो किशोर जी तो आपका काम बनता है उस सभा में मंच से बुलवाइए ना इसको। आप भी अंदर, तो संघर्ष बाहर भी करना पड़ता है, अंदर भी करना पड़ता है, वहां भी थोड़ा सा हो कि उसमें भी मंच से बोलना चाहिए। कम से कम विपक्ष तो बोलना शुरू करे इस सवाल पे, पक्ष तो बाद में आएगा। क्योंकि मैंने कहा किसी नेता का व्यवसायिक हित उस पक्ष का हित नहीं होता। तो कौन है कॉन्ट्रैक्टर, मुझे इससे मतलब नहीं है। सवाल तो नीति का है, सिद्धांत का है, संविधान का है। एक आखिरी बात मैं और कहूंगा, वो ये कि हम हिंदुस्तान के लोगों को एक और बीमारी है,
हम महापुरुषों के चित्र तो लगा लेते हैं, जैसे यहां बाबा साहब, महात्मा फुले और शिवाजी के चित्र लगे हुए हैं। हम चित्र तो लगा लेते हैं, लेकिन उनके विचार को पीछे छोड़ देते हैं, चित्रों की पूजा शुरू कर देते हैं और चित्र के ऊपर कांच का फ्रेम भी लगा देते हैं। कांच का फ्रेम लगाने से फायदा ये होता है, हमारे हिंदुस्तानियों की बीमारी है, हर अच्छे व्यक्ति को हम महापुरुष बना देते हैं। महापुरुष बनाने का मतलब है वो तो इतने बड़े थे, इतने बड़े थे, इतने बड़े थे कि मैं तो वो कर ही नहीं सकता। महापुरुष थे वो तो, इसका मतलब मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है, वो महापुरुष थे, उन्होंने कर लिया, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, बच गए। दूसरा, फोटो के ऊपर कांच लगा दिया, यानी कि उसकी जो आंच है, उसकी जो गर्मी है, वो मेरे तक नहीं पहुंचती। और धीरे धीरे हर क्रांतिकारी के साथ ये होता है। कोई भी क्रांतिकारी एक जैसे आग का शोला होता है ना, कोयले का, जलता हुआ कोयला होता है। जलता हुआ कोयले को कोई हाथ तो लगा नहीं सकता, जलते हुए कोयले को आप जेब में नहीं रख सकते, लेकिन धीरे धीरे उस कोयले पे राख बनती जाती है, फिर राख ठंडी हो जाती है, फिर कोई उठा के उसको अपनी जेब में रख लेता है। हमारा काम क्या है? हमारा काम है कि उस आग के कोयले को, जलते हुए कोयले पे से राख हटाना, उसको जोर जोर से फूंक मारना, ताकि वो सुलगता रहे, ताकि वो लाल रहे, और जो उसको अपनी जेब में डालने की कोशिश करे उसका हाथ भी जल जाए और उसकी जेब भी फट जाए। ये हमें काम करना, ये हमारी चुनौती है, ये हमारा कर्तव्य है। बाबा साहब को जब हम याद करते हैं तो हमारा काम केवल उनकी मूर्ति, केवल उनकी फोटो, केवल उनके भवन, केवल उनके स्मारक तक सीमित नहीं होता, क्योंकि वो काम तो अब बीजेपी वाले भी करना चाहेंगे। और जो हत्यारा होता है वो सबसे सुंदर स्मारक बनाता है, बहुत खुशी से बनाता है, क्योंकि उसमें सारा उसका हाथ पे लगा हुआ खून धुल जाता है उससे। आजकल बीजेपी वाले ये महात्मा गांधी के साथ भी करना चाहते हैं, इसलिए हमें याद रखना, इसलिए मैं कहता हूं उस दहकते हुए अंगारे को फूंक देनी है, ताकि वो लाल रहे, ताकि वो गर्म रहे। और वो तभी हो सकता है जब हम बाबा साहब के स्मारक को केवल एक महापुरुष का स्मारक नहीं, एक विचार का स्मारक बनाए, सामाजिक न्याय का स्मारक बनाए। बुद्ध धर्म के जो मूल तत्व थे, जिस कारण से बाबा ने बुद्ध धर्म में दीक्षा ली, उन्होंने सोचा था, दुनिया के तमाम धर्मों का अध्ययन किया था, उसके बाद निष्कर्ष पे पहुंचे थे कि मैं बुद्ध धर्म को ग्रहण करूंगा। वो कारण क्या थे? उन कारणों से वो जो मूल्य थे, जो करुणा का मूल्य है, जो समता का मूल्य है, न्याय का मूल्य है, उन मूल्यों से, उन मूल्यों को जीवित रखना आज इस स्मारक को जीवित रखने का सबसे अच्छा तरीका होगा। मेरा विश्वास है, मेरी आशा है, और वैसे भी मेरा एक मान्यता है, मैं बता दूं, इस देश में पुरुषों के चलाए हुए आंदोलन कभी सफल होते हैं, कभी असफल होते हैं। महिलाओं का आंदोलन कभी असफल नहीं होता है। सच बता रहा हूं मैं, जिस आंदोलन में मैं जाता हूं पुरुष दिखाई देते हैं तो मुझे लगता है हो सकता है सही बात हो सकता है कोई स्वार्थ भी हो, कोई चक्कर होगा, पता नहीं, पक्का नहीं। मैं पुरुष विरोधी नहीं हूं भाई, पुरुष भी सच्ची बात कहते रहते हैं कई बार, लेकिन अगर कहीं पे महिलाएं मुझे बड़ी संख्या में दिखाई दे तो मुझे लगता है ये समाज का आंदोलन है, ये आंदोलन, इसकी जड़ है, इस आंदोलन की जीतेंगे। तो इस आंदोलन की जड़ है, समाज में जड़ है, आप सबकी उपस्थिति इसका प्रतीक है कि इस आंदोलन की गहरी जड़ है, और ये आंदोलन हार तो सकता ही नहीं।
अब इस जीत को कितना ऊपर ले जाना है ये आपको सोचना है। अभी तो वो दौड़ के आएंगे, कहेंगे इसका भवन हम बना देंगे, फिर बाद में कहेंगे अच्छा तुम ये 20 एकड़ ले लो, ये इस पे हमारा डेवलपर ये चीज बना देगा, फिर बाद में कहेंगे अच्छा जान छोड़ो तुम ले लो इसको। सब कुछ होगा, धीरे धीरे होगा। अपनी जीत को कहां तक ले जाना है, और उसको एक भवन ही नहीं, उसको एक भावना में बदलना है। वो भावना जो पूरे देश में चले, सामाजिक न्याय की भावना, इस देश के बदलाव की भावना। और आज इस देश में लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने का जो प्रयास चल रहा है, उसके विरुद्ध खड़े होने की भावना, उसके विरुद्ध खड़े होने का संकल्प और साहस, उसका प्रतीक हम इस स्मारक को बनाएंगे। इसी आशा के साथ एक बार फिर हम घोषणा करेंगे और अपनी बात को समाप्त करेंगे। वैसे आपने जब कह दिया लड़ेंगे जीतेंगे तो बोलना ही पड़ेगा। अब मैं कहूंगा लड़ेंगे, और जिसने जीतना है वो कहेंगे जीतेंगे। ठीक है, लड़ेंगे। देखो फिर महिलाओं की तरफ से ज्यादा आवाज आ रही है, पुरुषों से कम आ रही है, तो थोड़ा मुकाबला करना पड़ेगा यहाँ पे। लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। जय 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 जय।